हेलो गाइस, वेलकम टू एमी ऑडिबल। आज हम रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक के 3rd चैप्टर की समरी रीड करेंगे। 2nd चैप्टर की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कंसंट्रेट ऑन योर ओन वर्क। रॉबर्ट के एक फ्रेंड ने 1974 में ऑस्टिन की टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक का व्याख्यान सुना। बाद में रे विद्यार्थियों के साथ उनके फेवरेट प्लेस पर बियर पीने जाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि उनके हिसाब से वे किस व्यवसाय में हैं। पहले तो विद्यार्थी हंसे और फिर उन्होंने जवाब दिया कि जाहिर है वे हैमबर्गर बेचने के व्यवसाय में हैं। लेकिन रे ने उन्हें बताया कि वे हैमबर्गर व्यवसाय में नहीं हैं, बल्कि रियल एस्टेट व्यवसाय में हैं। वे जानते थे कि हर फ्रेंचाइजी की ज़मीन और स्थान इसकी सफलता में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। आज मैकडॉनल्ड्स संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला स्वामी है, जो पूरे संसार के सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़क के कॉर्नर्स का स्वामी है। रॉबर्ट के फ्रेंड ने उस सबक को दिल में उतार लिया और आज वह कई कार सर्विसिंग सेंटर्स का मालिक है, लेकिन उसका व्यवसाय उन कार सर्विसिंग सेंटर्स के नीचे की रियल एस्टेट है। बहुत सारे लोग दूसरों की खातिर काम करते हैं, उनके नियोक्ता सरकार और बैंक। रे क्रॉक और अमीर डैडी अमीरों का रहस्य जानते थे। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें, अपना पूरा जीवन किसी दूसरे की खातिर काम करके बर्बाद ना करें। आपके पेशे और आपके व्यवसाय में बड़ा फर्क होता है। अक्सर रॉबर्ट लोगों से पूछते हैं आपका व्यवसाय क्या है, और वे जवाब देते हैं ओह मैं बैंकर हूँ। फिर वे उनसे पूछते हैं कि क्या वे बैंक के मालिक हैं, और वे आमतौर पर प्रतिक्रिया करते हैं नहीं नहीं मैं वहाँ काम करता हूँ। इस प्रकरण में उन्होंने अपने पेशे को गलती से अपना व्यवसाय समझ लिया है। उनका पेशा बैंकर का हो सकता है, लेकिन उन्हें अब भी उनके खुद के व्यवसाय की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग किसी दूसरे के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें अमीर बनाने में अपना जीवन बिता देते हैं। अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब कोई कंपनी शुरू करना नहीं है, हालांकि कुछ लोगों के लिए यह हो भी सकता है। इसके बजाय आपका व्यवसाय आपकी आय वाले नहीं, संपत्ति वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है। प्रमोशन या बेहतर नौकरी से आपको ज़्यादा वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बनने में तभी मदद मिलेगी जब अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों को खरीदने के लिए किया जाए। ज़्यादातर गरीब और मध्य वर्गीय लोग वित्तीय दृष्टि से रूढ़िवादी होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास कोई वित्तीय बुनियाद नहीं होती। उन्हें अपनी नौकरियों से चिपके रहना होता है और खेल को सुरक्षित तरीके से खेलना होता है। वे जोखिम लेना सहन नहीं कर सकते, और जब मुश्किल समय आता है तो लोगों ने जिन चीज़ों को संपत्तियां माना था वो किसी वित्तीय संकट से बचने में उनकी कोई मदद नहीं करती हैं। उस कार का मूल्य बहुत ज़्यादा गिर गया है। गोल्फ क्लब्स, उनका भी यही हाल होता है। बैंक किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिन चीज़ों को संपत्तियों की सूची में रखने की अनुमति देता है वे अक्सर सच्ची संपत्तियां नहीं होती हैं। रॉबर्ट को एक बार लोन देने से मना कर दिया गया था, क्योंकि बैंक को यह पसंद नहीं आया था कि वे किराए से इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। बैंक को यह चिंता भी थी कि उनके पास सामान्य नौकरी नहीं थी। लेकिन जब रॉबर्ट ने सूट, आर्ट कलेक्शन और अन्य व्यक्तिगत चीज़ों की संपत्तियों की सूची में शामिल किया तो बैंक वालों को कोई दिक्कत नहीं हुई। नेटवर्थ कोई पैमाना नहीं है जो लोग सोचते हैं कि हाँ ये है। लोग जिन ज़्यादातर तथाकथित संपत्तियों के आधार पर अपने नेटवर्थ तय करते हैं वे उतने मूल्यवान नहीं होती हैं जितना कि वे सोचते हैं, या अगर उनका मूल्य बढ़ गया है तो होने वाले मुनाफे पर टैक्स लग जाएगा। इसलिए रॉबर्ट लोगों से कहते हैं कि वे खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करें, दिन की नौकरी करते रहें, लेकिन असली संपत्तियां खरीदना शुरू करें। दायित्व या व्यक्तिगत चीज़ें नहीं जिनका घर लाने के बाद कोई सच्चा मूल्य नहीं रह जाता है। व्यय को कम रखें, दायित्व कम करें और मेहनत से ठोस संपत्तियों की नींव बनाएं। अभिभावकों को अपनी संतानों के घर छोड़ने से पहले उन्हें यह सिखाने की ज़रूरत है ताकि वे समझ सकें कि सच्ची संपत्तियां क्या हैं।
इसके फलस्वरूप वे खुद को कर्ज की जीवन शैली में नहीं फंसने देंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि असली संपत्तियां निम्न श्रेणी में आती हैं। नंबर 1, ऐसे कारोबार जिनमें मुझे मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनका मालिक अवश्य हूँ, लेकिन दूसरे लोग उनका प्रबंधन करते हैं या उन्हें चलाते हैं। अगर मुझे भी वहाँ काम करना पड़े तो यह कारोबार नहीं होगा, यह तो नौकरी बन जाएगी। नंबर 2, शेयर। नंबर 3, बॉन्ड्स। नंबर 4, आमदनी देने वाली रियल एस्टेट। नंबर 5, नोट्स। नंबर 6, बौद्धिक संपदा यानी संगीत, पटकथा और पेटेंट आदि से मिलने वाली रॉयल्टी। नंबर 7, कई अन्य चीज़ जिसका मूल्य हो, जो आमदनी देती हो या जिसका मूल्य बढ़ता हो और जिसका तैयार बाजार हो। उन संपत्तियों को हासिल करें जिनसे आप प्रेम करते हैं। रॉबर्ट को रियल एस्टेट से प्रेम है, इसलिए वे अपना ज़्यादातर समय उसके बारे में सोचने और उसकी शॉपिंग करने में बिताते हैं। अगर आप रियल एस्टेट को पसंद नहीं करते हो तो इसमें निवेश ना करें। रॉबर्ट छोटी नई कंपनियों के शेयर्स से भी प्रेम करते हैं क्योंकि वे खुद एक उद्यमी हैं। कुछ लोग इतनी कम पूंजी वाली कंपनियों के जोखिम से घबराते हैं, लेकिन रॉबर्ट इन्हें दौलत बनाने की वजह के रूप में देखते हैं। उनकी रणनीति 1 वर्ष में निवेश बाहर निकालने की होती है। दूसरी तरफ उनके रियल एस्टेट की रणनीति यह है कि वे छोटी शुरुआत करें और मुनाफे पर लगने वाले टैक्स में विलंब करते हुए उन्हें बेचकर ज़्यादा बड़ी जायदाद खरीदें और रियल एस्टेट को 7 साल से कम रखें। मरीन और जेरोक्स के लिए काम करते समय भी रॉबर्ट ने अपने व्यवसाय पर ही ध्यान केंद्रित रखा। वे दिन की नौकरी करते रहे, लेकिन वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम में सक्रिय रहे तथा रियल एस्टेट और छोटे शेयरों में भी कारोबार करते रहे। उन्होंने अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को जितना ज़्यादा समझा, वे निवेशकों का विश्लेषण करने और अंततः अपनी खुद की कंपनी बनाने में उतने ही बेहतर बनते चले गए। वे लोगों को कोई कंपनी शुरू करने की सलाह नहीं देते हैं जब तक कि उनमें ऐसा सचमुच करने की इच्छा ना हो। अगर इच्छा नहीं है तो वह ये सलाह देते हैं कि आप अपने दिन की नौकरी कायम रखें, अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत करें। जब कैश फ्लो बढ़ जाता है तो लोग लग्जरीज में संलग्न हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ तभी अगर कैश फ्लो उनका समर्थन करे। संपत्ति वाले कॉलम को बनाएं और फिर उन संपत्तियों से उत्पन्न आमदनी से लग्जरीज को खरीदें। अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उदाहरण में क्या कह रहे हैं और वे ऐसा क्यों कहते हैं। इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। 2 दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को समझ नहीं पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगें। हर उदाहरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे अच्छे से समझ ना लें। वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बनने के लिए इंसान को अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी हर व्यक्ति अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है। वित्तीय संघर्ष प्राय इस बात का सीधा परिणाम होता है कि लोग अपना पूरा जीवन किसी दूसरे की खातिर काम करने में बिता देते हैं। कई लोगों के पास अपने कामकाजी दिनों के अंत में अपने प्रयासों के बदले में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। नेटवर्थ कभी सटीक नहीं होती। इसका मुख्य कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं, मुनाफे पर टैक्स लगा दिया जाता है। एक बार जब कोई डॉलर अंदर जाए तो इसे कभी बाहर ना निकलने दें। इसके बारे में इस तरह सोचें कि जब कोई डॉलर आपकी संपत्ति वाले कॉलम में आ जाता है तो यह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अमीर लोग लग्जरीज की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोगों में लग्जरीज की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने की प्रवृत्ति होती है। गरीब और मध्य वर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर लग्जरीज के सामान खरीदते हैं।
अब आप अपने पास पेन और नोटबुक रख लें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से नीचे दिए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो आंसर्स दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। क्वेश्चन नंबर 1, आपका पेशा क्या है और आपका व्यवसाय क्या है, उनमें क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 2, वे कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप अध्याय को पढ़ने से पहले अपनी नेटवर्थ में गिना हो सकता है और अब आप उसे कैसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप जिन संपत्तियों को हासिल कर रहे हैं क्या वे ऐसी हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, अगर नहीं तो आप इसे कैसे बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह कौन सा समय था जब आपने कोई विलासिता का सामान खरीदा था जिसे आपका कैश फ्लो तर्कसंगत नहीं ठहरता था। वह कौन सा समय है जब आपने ऐसा किया था, तब कैश फ्लो उस खरीदारी को तर्कसंगत ठहरा सकता था। इसकी तुलना करें कि आपने उन दोनों स्थितियों में कैसे महसूस किया था, खरीदारी के समय भी और बाद में भी। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपके परिवार में ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्होंने किसी दूसरे की खातिर काम करने में अपना पूरा जीवन बिताया है और अंत में उनके पास कुछ नहीं बचा था। अगर आप दे सकते तो उन्हें क्या सलाह देते। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। Thanks for being here. See you in the next video. Till then, goodbye.